कार्नेसन के आज के टॉपिक में हम स्टडी करने वाले हैं फोर्स और इस यूनिवर्स में कितने तरह के फोर्स है उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं हम फोर्स किसे कहते हैं। इस पिक्चर में ये पर्सन इस ऑब्जेक्ट को, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को पुश करता है यानी कि ठेलता है, और ये पर्सन इस ऑब्जेक्ट को पुल करता है यानी कि अपनी ओर खींचता है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं देन वो ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, और जब भी हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तब हम फिजिकली उस पे कुछ ट्रांसफर करते हैं, फिजिकली हम उस पे कुछ ट्रांसफर करते हैं। जिसे ट्रांसफर करते हैं जनरली हम इसे फील करेंगे, ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। सो जिस भी चीज को हम ट्रांसफर करते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं फोर्स। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम फोर्स को इस तरह से समझेंगे कि जब भी हम पुश या पुल करते हैं, ठेलते या खींचते हैं, हम कुछ क्वांटिटी, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ट्रांसफर करते हैं अपने बॉडी से उस बॉडी पे, और उसे ही हम कहेंगे फोर्स। इसीलिए हम फोर्स को कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे। ए फोर्स इज ए पुश और पुल। ये या तो पुश है मतलब ठेलना है, या तो खींचना है। अब फोर्स के कितने टाइप होते हैं? अगर हम जनरल तरीके से फोर्स को क्लासिफाई करें तो ये दो टाइप्स में डिवाइड होता है। एक है कांटेक्ट फोर्स और एक है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नाम से जाहिर होता है कांटेक्ट फोर्स में किसी भी दो बॉडी के बीच में एक फिजिकल कांटेक्ट होगा, फिजिकल कनेक्शन होगा, तब ही एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा पाएगा। नॉन कांटेक्ट फोर्स में दो बॉडी एक दूसरे के टच में नहीं रहता है, एक दूसरे से काफी दूर में रहता है, इसके बाद भी ये एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेट और आयरन, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, इस फोर्स को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। और कांटेक्ट फोर्स में सपोज आप किसी को पुश करते हैं तो उसे हम कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। लेकिन इसके अलावा भी हम फोर्स को 4 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, और या ये कह सकते हैं कि 4 तरह के फोर्स होते हैं। सो हम एक एक करके सबको स्टडी करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है जो कहाँ अप्लाई होता है? बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज में। फॉर एग्जाम्पल सन और अर्थ के बीच जो एक फोर्स लगा हुआ है जिसकी वजह से ये अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। सिमिलरली अर्थ और मून के बीच में जो फोर्स आता है जिसके वजह से मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, इस फोर्स को भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। सिमिलरली कोई भी दो ऑब्जेक्ट, अगर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाता है जिसका क्वांटिटी होता है gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसे ही हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ब्रीफली स्टडी करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। अब हमारा जो सेकंड फोर्स है, चलिए उसे समझते हैं। हमारा सेकंड फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ अप्लाई होता है? सपोज दो चार्जेस, एक Q1 और एक Q2, कुछ डिस्टेंस R डिस्टेंस के पे सेपरेटेड है।
देन यहाँ एक फोर्स अप्लाई होता है जिसका क्वांटिटी होता है k q1 बाई q2 बाई आर स्क्वायर। इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी स्टडी करने वाले हैं और शायद कर भी चुके हैं। इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स बेसिकली दो चार्जेस के बीच में अप्लाई होता है और ये फोर्स दो मास के बीच में अप्लाई होता है। हमारा जो थर्ड फोर्स है न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस कहाँ अप्लाई होता है? एक एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अब समझिए कि दो प्रोटॉन दोनों ही पॉजिटिव चार्ज्ड हैं। देन ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, अपने से दूर भेजेगा। देन ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे से दूर जाना चाहिए, पर ये दोनों कॉम्बाइंड होकर इस न्यूक्लियस के सेंटर में रहता है और वहां सिर्फ दो प्रोटॉन्स ही नहीं रहते, कभी कभी बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स भी रहते, जो डिपेंड करता है एलिमेंट्स पे। देन समझना ये है कि इतना ज्यादा रिपल्सन के बाद भी वो सब एक साथ कैसे रहते हैं। यहाँ एक्ट करता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के वजह से ये सारे प्रोटॉन्स एक साथ एक न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। हालांकि ये बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सबसे हाई होता है, सबसे हाई होता है। इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स नहीं पाया जाता। इसके बाद जो हमारा फोर्थ नंबर का फोर्स है, ये है वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस अप्लाई होते हैं जब भी किसी प्रकार का केमिकल रिएक्शन हो जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे से इंटरेक्ट करता हो या फिर ये अपने अरेंजमेंट से कोई नया कंपाउंड बना रहा हो। ऐसे कंडीशंस पे वीक फोर्सेस काम करते हैं। ये वीक फोर्सेस ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स में आते हैं, ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आते हैं और ना ही न्यूक्लियर फोर्स में आते हैं। इसीलिए इन्हें हम फोर्थ काइंड ऑफ फोर्स कहते हैं। ये चौथा फोर्स है। अब समझना ये है कि यूनिवर्स में सिर्फ ये चार फोर्सेस ही है, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं पाया जाता। हम कुछ फोर्सेस के नाम जानते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स, जैसे कि स्प्रिंग फोर्स, जैसे कि टेंशन या टॉर्क। ये सब किसी न किसी तरह से इन फोर फंडामेंटल फोर्सेस के अंडर ही आता है। जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स और टेंशन भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। टॉर्क एक फोर्स का एक सर्कुलर इफेक्ट है। ये एक्चुअली है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में ही, लेकिन ये बस एक लीनियर फोर्स का एक सर्कुलर रूप है। एंड हेंस फंडामेंटल फोर्सेस सिर्फ चार होते हैं और इन चार फोर्सेस से ही पूरा का पूरा यूनिवर्स स्टेबल है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स हमें चलने फिरने में मदद करता है, हमें अर्थ में अटैच रखता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एटॉमिक चार्ज लेवल पे सब कुछ स्टेबल किए हुए है। न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस को स्टेबल किए हुए एक एटम के। वीक फोर्सेस केमिकल रिएक्शंस के लिए और अलग अलग जितने भी इंट्रैक्शंस होते हैं एटॉमिक लेवल पे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम इन रिस्पेक्टिव फोर्सेस को डिटेल में अपने अपकमिंग वीडियोस में स्टडी करने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है कि हम फ्रिक्शन फोर्स को
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों कहते हैं? इसका जवाब आप सोचिएगा, और अगर समझ में आ जाए तो आप कमेंट कीजिएगा, एंड देन वी विल वेरीफाई कि ये सही है या गलत।